गुड इवनिंग। जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास में जुड़े हैं। ये क्लास थोड़ी सी लेट है, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा। क्लास नंबर 2 और बैच हिस्ट्री स्पेशल। नमस्कार गजेंद्र। जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री को। ठीक है, हिस्ट्री का पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि क्या होती है हिस्ट्री, कितने भागों में इसको हमने बांटा है। क्लास का टाइम भूल गए थे क्या? आज थोड़ा सा लेट कर दी है मैंने क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ एक बार कमेंट करके कितने लोग इस क्लास में जुड़ चुके हैं। फिर हम शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री को। चलो देखिए, तो आज हम शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट से, 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ लें आप लोग, इंडियन हिस्ट्री को हम लोग किस तरीके से, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर बात करें, हिस्ट्री को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। देखो मैं यहां पर कुछ वर्ड आपके सामने लिख रहा हूं। एक तो होता है प्री हिस्टोरिक, ध्यान से सुनना। एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और एक होता है हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक यानी प्राग ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक, और हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक। देखिए 3 पीरियड होते हैं अगर समझा जाए। प्री हिस्टोरिक में हम वो वाला टाइम काउंट करते हैं जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि पुरातत्व साक्ष्य, साथ में लिटरेरी एविडेंसेस यानी कि साहित्य। देखिए प्री हिस्टोरिक का मतलब ये है, समझिए ध्यान से, जहां से हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, कोई बर्तन मिल गया, कुछ हड्डियां मिल गई, लेकिन लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिले, साहित्य वहां से नहीं मिला। ऐसे टाइम पीरियड को कहा जाता है प्री हिस्टोरिक या फिर प्राग ऐतिहासिक टाइम। जैसे अगर मैं बात करूं स्टोन एज की, स्टोन एज यानी पाषाण काल, ध्यान से समझना, पाषाण काल। पाषाण काल में हमें जो पत्थर मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, वो पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, लेकिन लिखित में हमें पाषाण काल का कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए हम इसको कहेंगे प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक ऐसा होता है जहां से हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले ही हैं, साथ में लिटरेरी भी मिली है, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उसको ज्ञात नहीं किया गया है, अज्ञात है वो। लिखित साक्ष्य जो मिले हैं वो अज्ञात है, इसलिए इसको रखा गया प्रोटो हिस्टोरिक में, जहां से आपको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, अवशेष मिले हैं और लिखित भी मिले, लेकिन लिखित को पढ़ा नहीं गया। इसमें रखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को। इसके अंदर
इस टाइम पीरियड के अंदर रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। उसके बाद ऐतिहासिक, जहां से हमें पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं और साहित्य भी मिला है, और साहित्य को हमने ज्ञात कर लिया है। लिखित में जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें हिस्टोरिक पीरियड में मिलते हैं, और ये शुरू होता है वैदिक एज से, वैदिक काल से, जो वैदिक काल है। ठीक है, साहिल, गौरव, इतिहास, गजेंद्र सब जुड़ चुके हैं जी, वेरी गुड इवनिंग। ये तीनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को। मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता हमारा पहला चैप्टर, यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री है हमें उसमें ये दोनों पीरियड एक बार काउंट करने होंगे। प्रोटो हिस्टोरिक एज में चली जाती है। जहां तक हमारे पास रिटर्न में साक्ष्य है वो ऐतिहासिक पीरियड होता है। जहां तक रिटर्न में तो है लेकिन उनको ज्ञात नहीं किया गया है वो हम प्रोटो हिस्टोरिक में चले जाते हैं। और ऐसा टाइम जहां के रिटर्न में कोई साक्ष्य नहीं है वो प्री हिस्टोरिक, जिसमें स्टोन एज, पाषाण काल, ये सब आता है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये तीनों के तीनों पॉइंट एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया। कीजिए एक बार, बताइए। वैसे आप लोगों की चॉइस है, मैं एंशियंट शुरू करूं कि मेडिवल या मॉडर्न, आप लोग बताएंगे, उसी बेस पे काम करेंगे हम। बताइए फटाफट, और जो लोग जुड़ चुके हैं वो कमेंट करें इस बैच में, बताइए जल्दी। एंशियंट से स्टार्ट कर दूं, ओके। बाकी लोग, यानी कि हमें यहां से शुरू करना है। प्रोटो हिस्टोरिक में चले जाएंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से पहले वाला। ये प्रोटो हिस्टोरिक में आता है और ये प्री हिस्टोरिक में आता है। ठीक है, अगर धातुओं के हिसाब से बात करें तो ये पत्थर वाला टाइम है, ये कांस्य धातु ब्रोंज एज, और ये आगे चल करके आयरन एज में बदल जाएगा। ठीक है, एंशियंट पढ़ाएं। चलो ठीक है, फिर हम एंशियंट से शुरू करते हैं, पहले चैप्टर से। अच्छा, इसमें से जितने भी लोग हैं जो एडमिशन वाले हैं वो डन लिखें। अभी फ्री क्लास के हिसाब से देख रहे हैं वो लिखें कि नो। सर स्पेशल बैच क्यों चले रहे हैं? भाई देखिए, प्रदीप जिसकी इच्छा है वो स्पेशल बैच ले सकते हैं। ठीक है, डन। चलिए जी, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत का पहला चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए जी, पहला ही चैप्टर होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसको कांस्य युग भी कहा जाएगा, क्योंकि इस दौरान पत्थर का इससे पहले इस्तेमाल होता था, कांस्य का शुरू हो चुका है। ठीक है जी, इसमें फीस वाले हैं, ये अभी कुछ दिन चलेगी फ्री क्लास, अदरवाइज इसमें 249 जो आपकी फीस लगेगी। ठीक है, कांस्य युग या फिर इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, मैं आपको कुछ पॉइंट इसके लिख करके बता देता हूं। इस चैप्टर में हमें पढ़ने होंगे सिंधु सभ्यता की खोज, सबसे पहले हम खोज देखेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना होगा इसके अंदर इसका नाम कैसे पड़ा, कार्यकाल, टाइम पीरियड क्या होगा इसका। इसके अलावा हमें पढ़ना होगा ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, सब कुछ विस्तार। देखो, सबसे पहले तो हम खोजेंगे, मिल गई हमें जमीन के नीचे सभ्यता, नाम रख दिया हमने, नई सभ्यता मिली है, कितनी पुरानी है इसका टाइम पीरियड दे दिया, भाई ये उस समय की बात है। कहाँ तक फैली हुई है ये तो देख लें, कहाँ कहाँ खुदाई होगी। अब विस्तार के बाद हम देखेंगे
इस सभ्यता की विशेषता। खास बात क्या है इसकी? विशेषता के बाद हम देखेंगे इस सभ्यता के प्रमुख शहर, प्रमुख स्थल, इंपॉर्टेंट साइट देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी, और उसके बाद हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि, और लास्ट में देखेंगे सिंधु सभ्यता का पतन। ये सब हमें इसके अंदर देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जी, सिंधु सभ्यता की खोज किस प्रकार होती है, एक एक बात हम ध्यान से समझेंगे। देखिएगा जी, सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी। सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने बताया था सिंधु सभ्यता के बारे में कि एक साइट है जो पाकिस्तान के एरिया में है, ठीक है। कांस्य युग के बाद लिखा है आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी, लेकिन इसको किसी ने सीरियसली लिया नहीं। उसके बाद 1856 में सिंध क्षेत्र में रेलवे लाइन का काम चल रहा था जी। सिंध का जो एरिया है वहां पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। देखिए मैं आपको बता दूं, सिंध का जो एरिया है वो होगा, ये पाकिस्तान का एरिया हो गया। यहां पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तब यहां कुछ अवशेष मिले। रेलवे लाइन का काम चल रहा था जी, कुछ अवशेष मिले, तो काम को रोक दिया गया बीच में, ठीक है। सर ये क्लास फ्री में देख सकते हैं क्या क्या? बट हम लोगों तो देखो फ्री में 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, उसके बाद ये पेड होगा बैच, ठीक है। जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था 1856 के लगभग, 54 में ट्रेन शुरू हो गई थी, 1853 में ट्रेन शुरू हो गई थी, यहां पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तब यहां पे कुछ अवशेष मिले। तब इन अवशेषों के हिसाब से एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहां की यात्रा की, देखने गया, और इसको लगा कि हाँ जरूर यहाँ पे कोई ना कोई साइट थी। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे चार्ल्स मैसन ने बताया भाई वहाँ देख लो जाकर के कुछ सभ्यता दफन है, सीरियसली नहीं लिया। सिंध के एरिया में जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था तब वहाँ पर कुछ अवशेष मिले, तब जाकर के अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहाँ की यात्रा की और उस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को सूझा कि अगर यहाँ कोई साइट है तो हम इसकी जांच करवाएंगे, और जांच के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ASI की स्थापना की। ASI की स्थापना की 1861 में। 56 में यात्रा करके आया था। आने के बाद लगभग 4-5 साल बाद इसने एक डिपार्टमेंट बनाया ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। इस डिपार्टमेंट का पहला डायरेक्टर जनरल खुद अलेक्जेंडर कनिंघम होगा, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई मैं खुद देख करके आया हूं वहां पे,
और अब ये डिपार्टमेंट इसकी जांच करेगा, लेकिन ये मामला यहां फिर दफन हो गया। सबसे पहले मुद्दा उठा 1826 में, फिर ये मुद्दा उठा 1856 में, कई साल बाद। अब ये मुद्दा तब उठेगा जब इसी डिपार्टमेंट का ASI का तीसरा डायरेक्टर जनरल, ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तीसरा डायरेक्टर जनरल बनकर के आया सर जॉन मार्शल। ASI का तीसरा डायरेक्टर जनरल बनकर के आया कौन? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा कि मैं करूंगा इसका काम, मैं करूंगा जांच जो इतने टाइम से चल रहा है काम। तब जॉन मार्शल ने 1921 में, देखो जॉन मार्शल इस डिपार्टमेंट का जो महानिदेशक रहा, इसका टाइम पीरियड होगा 1902 से लेके 1928 के बीच, लगभग 26 साल ये इसका डायरेक्टर जनरल रहा था। 1921 में दयाराम साहनी को भेजा। जांच के लिए। अब दयाराम साहनी जिस जगह पे गए उस जगह का नाम है हड़प्पा। दयाराम साहनी पाकिस्तान में जिस जगह पे गए उस जगह का नाम है हड़प्पा, और इन्होंने हड़प्पा में जाकर के खुदाई शुरू करवाई। पता लगा यार यहां तो कोई सभ्यता थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में गए, खोज की इन्होंने जाकर के उस बात को प्रूफ कर दिया कि हाँ यहां कोई सभ्यता थी। तो उस हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी है? दयाराम साहनी ने। देखो नाम कहां से शुरू हुए थे और कहां तक आ गए, इस डिटेल में ही पढ़ेंगे हम। उसके बाद मामला यही नहीं रुकता। 1922 में जॉन मार्शल ने राखल दास बैनर्जी को भेजा। जॉन मार्शल ने राखल दास बैनर्जी को भेजा, जाओ तुम भी जांच करो। अब राखल दास बैनर्जी जिस जगह पे गए वो जगह भी पाकिस्तान में है, लेकिन सिंधु नदी के किनारे है। वो यहां पे एच यहां पे लिखा हड़प्पा, यहां पे मोहनजोदड़ो। ये जिस साइट पे गए उस साइट का नाम है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी के किनारे। इसने 1922 में जाकर के मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। इन दोनों ने जाकर के इस साइट की फाइनली खोज कर दी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। कौन सा शहर खोजा? हड़प्पा। सबसे पहला शहर हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। दूसरा शहर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। कब खोजा गया? 1922 में। किसने खोजा? जो है राखल दास बनर्जी ने। किसने भेजे थे इन दोनों को? जॉन मार्शल ने। किसकी देखरेख में इसकी खोज हुई? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन है? ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तीसरा डायरेक्टर जनरल। ये डिपार्टमेंट कब बना था? 1861 में। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये कौन है? ये एक इतिहासकार है जो कि यहां पे यात्रा करके आया था, और उससे पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी 1826 में चार्ल्स मेसन ने। आप लोगों को खोज का पता लग गया? अब सुनिए मेरी बात। नहीं, आज नहीं, टुमारो, मंडे। हाँ, 1902 से लेके 1928 तक ये जॉन मार्शल का टाइम पीरियड है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल रहा था। ठीक है, तो ये खोज हो गई। जॉन मार्शल ने कहा भाई हमने खोज कर दी दोनों शहरों की। अब ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पे कोई पुरानी सभ्यता थी, लेकिन कितनी पुरानी थी? इस सभ्यता के जो यहां से इस खोज में जो अवशेष वहां से मिले, उन अवशेष की कार्बन डेटिंग करवाई गई, C14 करवाई गई। कार्बन डेटिंग का मतलब कार्बन डेटिंग का मतलब पुराने अवशेषों की
उम्र ज्ञात करने का तरीका। पुराने अवशेषों की उम्र ज्ञात करने का तरीका है कार्बन डेटिंग। इस कार्बन डेटिंग में पाया कि जो यहां से अवशेष मिले हैं ये 2500 बीसी के बाद के हैं और 1750 बीसी से पहले के हैं। तो सबका दिमाग खराब हो गया। कैसे? क्योंकि हमारा तो इतिहास 1750 से शुरू होता था जब आर्यों का टाइम था, उससे भी पहले की सभ्यता। इसका मतलब इसको तो नया नाम देना पड़ेगा। अगर ये होती मौर्यों के टाइम की तो हम मौर्यकालीन नाम दे देते। भाई मौर्यकालीन सभ्यता है हड़प्पा में, तो इसको खुद को इसका नया नाम देना पड़ेगा क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता हो गई। तब जॉन मार्शल के सुझाव पे, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास मिली है तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि पहला शहर हड़प्पा है तो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये कांस्य युग में थी, कांस्य धातु के अवशेष मिले हैं तो ये कांस्य युग में, और क्योंकि इसमें से जो अवशेष रिटर्न में मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गया तो ये प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में आएगी। तो यहां पे देखिए हम लोगों ने तीन पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। एक भी बात अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट। मैंने आप लोगों को कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, बताइएगा जी। अच्छे से नोट करें इसको, नोट्स बनाएं। जितने अच्छे आप नोट्स बनाएंगे तैयारी उतनी अच्छी आपकी होगी। एक एक बात मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी। नोट्स भी इसी तरीके से बनाएं, एक एक बात लिखें, समझें डिटेल में। सिर्फ खोज में हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अच्छा, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग तो इसको स्किप कर करके भी देख सकते हैं बीच में जो ये वाला टाइम है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, और बताना कितने लोग और जुड़ चुके हैं क्लास में, कितने लोग और जुड़ चुके हैं इस क्लास में? हो गया? करें नोट फटाफट। देवांश एक बार अपडेट कर लीजिएगा आप इसको। हो गया ना? चलिए अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक हो रखा है। देखिए जी, तीन पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंधु सभ्यता के ये जो नाम है क्यों पड़े? क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास मिली है। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहला शहर हड़प्पा खोजा गया था इसलिए हड़प्पा नाम दे दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे आता है। एक तो ये देखो, एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ क्वेश्चन अलग से पेज पे लिख लेना। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? एक हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। हड़प्पा किस नदी के किनारे है और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? दोनों क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज करते हैं। बताइए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, देखिए जी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और हड़प्पा सभ्यता अगर देख रखा हो पूरी सिविलाइजेशन तो वो
सिंधु नदी के किनारे है। चलिए जी देखिए, अब देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक फैली हुई है। सिंधु सभ्यता का विस्तार की अगर हम बात करें तो हम इसको देखेंगे सारी दिशाओं में। देखिएगा जी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चारों दिशाओं में इसका विस्तार देखेंगे हम। सिंधु सभ्यता उत्तर में इसका शहर मिला है मांडा, यहां पर। दक्षिण में इसका जो आखिरी शहर मिला है वो यहां पर है, दायमाबाद। पूर्व में, ईस्ट में इसका जो शहर मिला है उसका नाम है आलमगीरपुर, और पश्चिम में इसका जो शहर मिला है उसका नाम है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर। जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर यूपी में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है और सूतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सिर्फ पाकिस्तान लिख लें आप लोग। देखिए जी, सिंधु सभ्यता का पूर्वी शहर, पूर्वी स्थल पूछा जाए, आलमगीरपुर। पूर्व में इधर पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, कहाँ? यूपी में। पूछा जाए दक्षिणी स्थल, दक्षिण में आखिरी शहर कौन सा है इधर? दायमाबाद। कहां पर है? महाराष्ट्र में। पूछा जाए पश्चिमी स्थल, पश्चिम में इसका जो स्थल है उसका नाम है सूतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर पूछा जाए उत्तरी शहर, तो उत्तर में इसका शहर है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो ये चारों दिशाओं में इसका विस्तार है सिंधु सभ्यता का। अगर हम देखें सिंधु सभ्यता के विस्तार के आकार के बारे में कि इसका विस्तार किस आकार में है, अगर हम इन सभी शहरों को मिला दें तो हम पाएंगे सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई है, ट्रायंगल शेप में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। इस ट्रायंगल में है जितने भी साइट हैं। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके अंदर। देखिए, मान लो पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता के, चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने ऑप्शन में लिखा पश्चिम बंगाल, मैंने ऑप्शन में लिखा राजस्थान, यूपी, हरियाणा। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से राज्य में सिंधु सभ्यता के अवशेष नहीं मिले? अब देखो आप लोगों को दिक्कत नहीं है, इस त्रिभुज में राजस्थान आता है, बिल्कुल आता है। यूपी का तो शहर है ही आलमगीरपुर, हरियाणा भी इस त्रिभुज में आता है, वेस्ट बंगाल यहां है। तो ऑब्वियस है आप लोगों को पता लग जाएगा इस राज्य में इसके अवशेष नहीं मिले। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो ये मैपिंग का ये फायदा होगा। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं बात करूं, इस त्रिभुज में टोटल प्रमाणित शहर 1403 मिल चुके हैं, 1403 साइट्स मिल चुकी हैं इसके अंदर प्रमाणित। इन 1403 शहरों की अगर मैं बात करूं
तो इनमें से टोटल 1403, जिनमें 925 इंडिया में, 475 पाकिस्तान में और 3 साइट अफगानिस्तान में। इन सभी शहरों की अगर मैं बात करूं, 1403 शहरों में 925 इंडिया में है, 475 पाकिस्तान में है और 3 अफगानिस्तान में है। तो ये टोटल 1403। वैसे तो बहुत ज़्यादा शहर है, 1500 से प्लस हो चुके हैं। प्रमाणित शहरों की अगर मैं बात करूं 1403 है। सबसे ज़्यादा शहर इंडिया में मिले हैं। इन सभी शहरों में टॉप 3 साइट कौन कौन सी होंगी? टॉप 3 साइट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा और उसके बाद राखी गढ़ी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और राखी गढ़ी, ये 3 बड़े शहर हैं और ये तीनों ही होंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कैपिटल। सिंधु घाटी सभ्यता की तीनों शहरों को कैपिटल माना गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, देखिए जी, सिंधु सभ्यता की मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, ध्यान से सुनो, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा दोनों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को। मतलब इस त्रिभुज के अंदर है सारा कुछ है। इस त्रिभुज में एक राजधानी तो हो गई राखी गढ़ी, एक हो गई हड़प्पा और एक हो गई मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये तीनों राजधानी हैं इस सभ्यता की और इन तीनों को बड़े शहर कहा जाएगा। इन तीनों में 2 को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कौन से 2 शहर जुड़वा राजधानी कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की? हड़प्पा या राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो या राखी गढ़ी, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। और इसको किसी विद्वान ने कहा था जुड़वा राजधानी। किसने कहा था? उस व्यक्ति का नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने कहा था सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये भी पेपर में आ सकता है। अब देखो, बड़े शहरों की बात करूं, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा तो पाकिस्तान में हो गए। इनमें से इंडिया का एक ही शहर है राखी गढ़ी। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल होगा जी, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट होगी भारत में राखी गढ़ी, जो कि हिसार में पड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूरा का पूरा। आप लोग एक बार इसको नोट कीजिए अच्छे तरीके से और फिर बताइए आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई समस्या अगर आ रही है तो। कोई भी समस्या आप लोगों को है तो मुझे बताइएगा। बताइए जी।
सर ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाया करें, मार्कर बहुत फीका फीका चल रहा है, इंक डाल लो। लो जी, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, पहले बता देते हैं तो ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना, अच्छे से नोट कर पा रहे हो इसको? जी मोनू, क्लास लाइव है। फटाफट कीजिए इसको नोट और उसके बाद आगे चलते हैं हम। नोट कर लिया? अब देखिए सिंधु सभ्यता की हम विशेषता, एक बार डन लिखें फटाफट नोट करके। हाँ, ये क्लास बिल्कुल लाइव है। शेखर, मोनू, गौरव, साहिल, देवांश, अनिल, पूनम, चांदनी, डन। चलिए अब देखिए सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषता। इन्हीं पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे हम, जो लिख रखे हैं मैंने, इसी में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जी, विशेषता। सिंधु सभ्यता की विशेषता। इस सभ्यता की विशेषता, पहली विशेषता यह है कि सिंधु सभ्यता पूरी तरह शहरी सभ्यता थी। भारत की पहली शहरी सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी सिंधु घाटी सभ्यता। यहां के जो शहर थे वो दो भागों में बटे होते थे। यहां के शहर दो भागों में है। किस प्रकार है देखिए जी, ये एक शहर का ऊपर का भाग है और ये शहर का नीचे का भाग है। इसे कहते हैं उच्च नगर और इसे कहते हैं निम्न नगर। उच्च नगर और निम्न नगर। डार्क लिखूं? मार्कर चेंज करने दो भाई, फिर दूसरा मार्कर लेने दो। एक मिनट। देखिए जी, एक है उच्च नगर, एक है निम्न नगर। जो उच्च नगर होता था वहां पर पूरे ये एक शहर है पूरा का पूरा, ठीक है, इस तरीके के शहर होते थे। पूरे शहर की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग बना होता था। दुर्ग यानी कि फोर्ट, जिसमें राजा का निवास होगा, ठीक है। इसके अलावा इसी के अंदर बड़े बड़े सभागार, जहां पर सभाएं होंगी, बड़े बड़े अन्नागार, अनाज के भंडारण होंगे और बड़े बड़े स्नानागार। यह सब होता था उच्च नगर में। उच्च नगर में लोग, राजा का निवास होगा, राजा का घर होगा, किंग जो होगा उस शहर का वो इस दुर्ग में रहेगा सुरक्षा के लिए। यानी कि शहर के ऊपर वाले भाग में राजा रहेगा, सभागार होंगे, बड़े बड़े अन्नागार, स्नानागार, और नीचे के भाग में
जनता का निवास होगा। सोचिए आप लोग, जनता का निवास होगा, जनता के घर होंगे, और जो जनता के घर होंगे वो खुले व हवादार। इसके अलावा घरों की खास बात यह है कि घर 2 या ज़्यादा मंजिल के होते थे। कोई भी घर आपको 1 मंजिल का नहीं मिलेगा, या 2 या 2 से ज़्यादा मंजिल के होते थे। ठीक है। घरों के दरवाजे और खिड़की दरवाजे व खिड़की सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ये इस तरीके के शहर थे। सोचिए आप लोग, किसी भी घर का दरवाजा सड़क की तरफ नहीं खुलता था, सामने सड़क होगी इस तरीके से। ठीक है, ये पहली ही विशेषता बता रहा हूं मैं अभी आप लोगों को। हर शहर का आकार या तो होता था वर्गाकार या होता था आयताकार। मतलब शहरों को अगर ड्रोन से देखा जाए, या तो आपको आयत के आकार में मिलेगा या वर्ग के आकार में मिलेगा। इससे यह पता लगता है कि पूरी की पूरी सभ्यता नियोजित सभ्यता है, मतलब प्लानिंग करके बसाई गई है जी। ये पहली सभ्यता होगी जो कि प्लानिंग करके बसाई गई होगी। सिंधु घाटी सभ्यता की ये पहली ही विशेषता है कि शहरी सभ्यता, हर शहर को 2 भागों में कर दो। ये शहर का ऊपर का भाग है, इसको हम कहेंगे उच्च नगर। ये शहर का ऊपर का भाग है, और ये है शहर का नीचे का भाग। अच्छा, जो उच्च नगर है इसको सिटेडल भी कहा गया है। सिटेडल ये शहर का ऊपर का भाग है। ठीक है, सिटेडल पूछ लिया गया है कि सिंधु सभ्यता में शहर के ऊपरी भाग को क्या कहते थे? सिटेडल कहते थे। या फिर सिटेडल शब्द का मतलब क्या है? उच्च नगर। उच्च नगर में राजा का निवास होगा, मतलब यहाँ से आम जनता अपना अनाज भी यहाँ रखेगी, स्नान के लिए भी जाएंगे, धार्मिक स्नान के लिए। वैसे हर घर में बाथरूम मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, घरों की बात करें अगर, ये चलो उसमें कर लेंगे हम, पानी की निकासी में। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाया गया है जी सिस्टम। और घर जो है ग्रिड प्रणाली से बने हैं। ग्रिड प्रणाली से मतलब कैसे? कुछ इस तरीके से, इधर 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 घर मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी गली कहीं भी निकल जाएगी। गलियां या तो उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम होंगे, बीच में घर होंगे। इस तरीके से घर वहां पर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये है पहली विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की। हाँ, मोहनजोदड़ो मूवी में भी दिखाया गया, वो बार बार बोलते हैं कि बड़े शहर में जाएंगे, उच्च नगर में जाएंगे, ऊपर के भाग में जाएंगे। राजा यहीं पे रहता था, आम जनता यहाँ पे बहुत कम आएगी राजा के महल में। ठीक है, थोड़ा एक गैप होता था, सुरक्षा के लिए ये बना होता था। बताओ, किसी को कोई समस्या है तो? जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से समस्या की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उसके बाद भी समस्या आ रही है तो भाई फिर इलाज नहीं होगा। बताइए जी, सारे के सारे लोग कमेंट करके बताइए, क्या कोई समस्या इसमें आ रही है? ये पहली विशेषता मैंने आपको बताई है।
हो गया। देखिए जी, उसके बाद देखिए दूसरी विशेषता। मजा आ रहा है ना पढ़ के? देखो इसमें सिंधु सभ्यता में पहले ही चैप्टर में कोई मजाक वाली बातें नहीं हैं। आप समझें कि कोई डायलॉग आएगा, कोई हंसी वाली बात आएगी। कंटेंट है, कंटेंट से ही काम चलाओ। और मेन बात कंटेंट है, पेपर में कंटेंट आएगा, मजाक नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जी दूसरी विशेषता, सिंधु सभ्यता की सड़कें। सड़कों की विशेषता यह थी कि सिंधु सभ्यता की सड़कें पक्की होती थी, वह चौड़ी होती थी और समकोण पर काटती थी। किसको? गलियों को। और सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर थी। मतलब सड़कें भी कुछ इस तरीके से बना रखी थी। ये है जी सड़क, पक्की और चौड़ी सड़क, और ये है गलियां। तो गलियों को सड़कें समकोण पे काटती थी, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट होती थी गलियां। ये है गली और ये है सड़क। सड़क पता लग गया। सड़कों के किनारे लोगों के घर बने होते थे, तो घरों के दरवाजे और खिड़कियां गली में खुलते थे, न कि सड़क की ओर। दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। कुछ इस तरीके से बना रखी थी जी। ठीक है, केवल एक शहर ऐसा है लोथल जहां पे ये सिस्टम नहीं था, वहां पे सड़क की ओर ही खुलते थे। ये सड़क है, सड़क की तरफ किसी भी घर का दरवाजा नहीं है। घरों के दरवाजे आपको गलियों में मिलेंगे, गलियारों में मिलेंगे, सड़क की तरफ नहीं। मान लो ये यहां पर घर है तो घर का दरवाजा इधर नहीं, इधर होगा। समझ में आ गई बात? ये है यहाँ की सड़कों की व्यवस्था। सड़कें पक्की होती थी, चौड़ी होती थी, 90 डिग्री पे काटती हैं सड़कें, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती। बताइए जी, ऐसे सड़कें चलेंगी, ऐसे गलियां चलेंगी। ठीक है, उधर भी सड़क आ जाएगी, इधर भी सड़क आ जाएंगी, ऐसे गलियां, बीच में घर, गलियां या गलियारे। हाँ, बेसिकली यही था कि सड़क की तरफ गेट नहीं होगा, क्योंकि लोग रैंप वगैरह बना लेते हैं तो फिर वो सड़क बचती नहीं है। तो खुली सड़कें रखने का उनको शौक था। बड़े अपर लेवल के लोग थे, सब कुछ खुला हवादार उनको पसंद था। चौड़ी सड़कें पसंद थी उनको, पक्की सड़कें थी। ठीक है, बताइए जी। जेबीटी पीजीटी लिए बहुत बेनिफिशियल है अनीता जी। मैं आपको बता दूं, 6 महीने पहले एक स्टूडेंट थी पीजीटी की, किसी एक बैच में 31 वाले बैच में थी। उसमें जो पीजीटी का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 100 में से उसके 85 क्वेश्चन जो पहले बैच में मैंने करवा रखा था 31 वाले में, उसमें से कवर थे 85 क्वेश्चन 100 में से। तो आप ये मान के चलिए जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, देखो एक तो होता है अलग से थ्योरी वगैरह जिसमें पूछी जाती है, थिंकर पूछे जाते हैं, ये किसने कहा, ये किसने कहा, वो तो अलग बात, वो आपका सब्जेक्टिव हो गया। हिस्ट्री का जो बेसिक पेपर आता है ना पीजीटी में, 100 क्वेश्चन 100 के 100 आपको इस बैच में से मिलेंगे, जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, शेड्यूल के हिसाब की बात है अंशुल जी, तो मैं बता दूं, लगभग मेरा शेड्यूल इवनिंग में रहेगा, 4 से 6 के बीच में। ठीक है, 4 से 6 के बीच में रहेगा शेड्यूल। अनीता जी आप मेरी बात समझ गए होंगे? ठीक है, एक तो ये होता है कि 10-20 क्वेश्चन आ गए, 100 में से 100 के 100 मिलेंगे आपको। वो 85 क्वेश्चन उसने ठीक किए थे, 15 उसको आते नहीं थे, तो ऐसा भी है। और वो 15-20 शायद वर्ल्ड हिस्ट्री के थे, वो वर्ल्ड का इसमें हुआ नहीं था। ठीक है,
अंशुल जी क्लास को चलते हुए तो टाइम हो गया, अब लगभग फिनिशिंग पे है क्लास। तो ये है जी सिंधु सभ्यता की दूसरी विशेषता। मुझे बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है तो, कोई समस्या है तो, किसी भी प्रकार की? तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे हम, तीसरी क्लास में हम मिलेंगे सिंधु सभ्यता की अगली विशेषता लेकर के। आज के लेक्चर में इतना ही होगा जी। वेरी गुड इवनिंग। हाँ अनीता जी, मतलब अलग से स्पेशल नहीं करवाई जाएगी, इंडियन हिस्ट्री से लिंक्ड जो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है इवन आपके एग्जाम के लेवल की, तो मैं करवाऊंगा ही इसमें। ठीक है, तो ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द। किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो चलिए फिर, बहुत जल्द मैं आप लोगों का जिनका एडमिशन हो चुका है उसमें एक ग्रुप बनाऊंगा, और उस ग्रुप में आप लोगों के जो डाउट होंगे व्हाट्सएप पे वो आप लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।